हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग, जो कि यूनिट 3 का लेसन 1 है, ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में। मनी एंड बैंकिंग किसी हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग को डिस्कस करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी इसमें, बिल्कुल न्यू होंगी वो आपके लिए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग, जो कि लेसन 1 है यूनिट 3 का, ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स का। मनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये होती है कि मनी एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले मनी मनी सप्लाई को, यानी कि मनी को डिफाइन किया हुआ है कि मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ करेंसी and other liquid financial instruments circulating in an economy at a particular period of time. स्टॉक ऑफ करेंसी से क्या मुराद है? नोट्स एंड कॉइन्स। अदर लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? वो तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक्चुअली तो इमीडिएटली तो मनी की फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो जल्दी कन्वर्ट हो सकती हैं पैसे में, इसलिए हम उन्हें, उन लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी मनी में काउंट करते हैं। ये बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। मनी सप्लाई को मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है और मनी को क्लासिफाई किया हुआ है नैरो मनी और ब्रॉड मनी। नैरो मनी और मनी इन स्पेसिफिक सेंस include those money instruments only which are used as a medium of exchange only, and therefore only notes and coins and current account deposits are included. जब आप मनी के बारे में नैरो सेंस में बात करते हैं या स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं, तो हमारा मतलब उन तमाम मनी इंस्ट्रूमेंट्स से होता है जो कि प्योरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जिन चीजों से लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिन मनी इंस्ट्रूमेंट से लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, जब हम उनको सिर्फ मनी की कैटेगरी में शामिल कर रहे हो तो हम उसे मनी इन नैरो सेंस या मनी इन स्पेसिफिक सेंस कहते हैं। जाहिर बात है कि नोट्स एंड कॉइन्स जो सेंट्रल बैंक प्रिंट कर रहा है, मिंट कर रहा है, वो पैसा है, वो करेंसी है। ठीक है ना। प्लस ये कि करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक्स में, उसको आप डेबिट कार्ड और चेकबुक के जरिए जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट में जो पैसा है उसको भी फौरन के फौरन उसी वक्त आप मीडियम एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट्स एंड कॉइन्स को भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें मनी इन नैरो सेंस या मनी इन स्पेसिफिक सेंस कह रहे हैं। ठीक है, नोट्स एंड कॉइन्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर एक्चुअली मनी इन स्पेसिफिक सेंस। इसे ठेले वाले से भी पूछेंगे कि पैसा क्या होता है, तो वो आपको नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में बताएगा। लेकिन जाहिर बात है कि क्योंकि करंट अकाउंट भी आप अपना इस्तेमाल कर रहे हैं डेबिट कार्ड और चेकबुक के जरिए फौरन के फौरन, यानी कि वो पैसा बिल्कुल लिक्विड है जो करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऑलमोस्ट कैश फॉर्म में है जो करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम मनी इन नैरो सेंस या मनी इन स्पेसिफिक सेंस कह रहे हैं। लेकिन जब हम मनी के बारे में ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं तो हम सिर्फ उन मनी इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं ले रहे होते जो कि मीडियम एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी मनी के तौर पर शामिल करते हैं जो कि एक्चुअली स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपने इसलिए खरीदे हैं कि आपको अपना पैसा सेव करना है और थोड़ा बहुत शायद कुछ रिटर्न कमाना है, इसलिए आपने वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं, जैसे बॉन्ड्स, जैसे शेयर्स, जैसे डिबेंचर्स,
जैसे सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सब चीजें कैश तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कैश है, इसलिए हम इन्हें नियर मनी या मनी सब्स्टिट्यूट्स के तौर पे क्लासिफाई करते हैं। और क्योंकि ये हाईली लिक्विड है, बहुत जल्दी विदाउट एनी लॉस ऑफ वैल्यू कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको भी हम मनी के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं अगर हम मनी के बारे में लूज सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रॉडर सेंस के में बात कर रहे हैं। तो ब्रॉडर सेंस में जब हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, तो नोट्स एंड कॉइन्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के अलावा जो कि मीडियम एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी मनी के तौर पर काउंट करते हैं जो कि एक्चुअली तो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उन्हें हमने मीडियम एक्सचेंज के तौर पे नहीं रखा है, उनसे हमने कुछ खरीदना नहीं है, बल्कि सेविंग्स के लिए रखा है, कुछ रिटर्न कमाने के लिए हमने उन्हें खरीदा है। लेकिन क्योंकि वो हाईली लिक्विड हैं, फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए हम बास टाइम उन्हें भी मनी के तौर पे क्लासिफाई करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक सेंस में मनी नोट्स एंड कॉइन्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स ही है। आई होप कि आपकी बात समझ में आई। फिर हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, कि अगर किसी चीज को पैसे के तौर पर सर्व करना है, किसी चीज को आप पैसे के तौर पर क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने जरूरी हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। और सबसे पहली बात यह है कि मनी शुड बी स्केर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनी शुड बी लिमिटेड इन सप्लाई, क्योंकि अगर पैसा स्केर्स नहीं होगा तो पैसे की एक्सेप्टेबिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी, उसकी वर्थ डिक्लाइन होगी। जब पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, हर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो पैसे की बाइंग पावर गिरती चली जाएगी। क्योंकि होगा ये कि जब पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा है और हर घर में पैसे का पेड़ लगा हुआ है, लेट्स सपोज, तो हर कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाएगा, राइट। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि प्राइसेस शूट कर जाएंगी ऊपर, शॉर्टेज डेवलप होने की वजह से। और प्राइसेस के शूट करने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और उस इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की बाइंग पावर कम होगी, पैसे की वर्थ कम होगी, और अल्टीमेटली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जीरो होगी। इसलिए पैसे का लिमिटेड इन सप्लाई होना बहुत जरूरी। इफ मनी वुड नॉट बी स्केर्स, इट वुड नॉट सर्व एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज। मिसाल के तौर पे बिटकॉइंस, जो कि वर्चुअल करेंसी है, सिर्फ कंप्यूटर्स में मौजूद है इंटरनेट पर, वो भी एज मनी सर्व कर रही है किसी हद तक, क्योंकि दे आर स्केर्स, देर आर लिमिटेड इन सप्लाई। अगर बिटकॉइन माइनिंग बहुत ज्यादा पॉसिबल हो और बिटकॉइंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली बिटकॉइंस की वर्थ, बिटकॉइंस की बाइंग पावर एज एन एसेट भी, उसकी वैल्यू कम होती चली जाए। तो मनी शुड बी स्केर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये मनी का, कि अगर मनी स्केर्स नहीं होगी तो पैसा पैसा नहीं रहेगा। फिर मनी शुड बी ड्यूरेबल। ये एक आसान बात है कि जाहिर बात है कि जिस चीज से पैसा बना हुआ है वो ड्यूरेबल होना जरूरी है। अगर मुझे ये खतरा हो कि जो पैसा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगा, कुछ दिन में खराब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, डिके हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, तो जाहिर बात है ऐसे पैसे को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए पैसे का ड्यूरेबल होना बहुत जरूरी है। जल्दी से पढ़ लेते हैं स्लाइड को। एनीथिंग विच हैज टू बी यूज्ड एज मनी मस्ट बी ड्यूरेबल बिकॉज देयर इज not always a short time involved in receipt and payment of money. It must be durable enough so that the recipient could hold it in the same form until it will dispose it to someone for an exchange. The next person to receive money will again ensure that it is durable enough so that it can last until its disposal. Money, therefore, should be durable. फिर हम कहते हैं कि मनी शुड बी पोर्टेबल। जारी बात है कि पैसा अगर कोई ऐसी चीज है जिसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले ही नहीं जाया जा सकता, तो फिर पैसा पैसा नहीं रहेगा, राइट। इसलिए
मनी का पोर्टेबल होना जरूरी है। एक जमाने में एक यैप आइलैंड हुआ करता था और उसमें बड़े बड़े स्टोन्स हुआ करते थे, राय स्टोन्स कहलाते थे वो, RAI। और वो स्टोन्स एज मनी सर्व करते थे, लेकिन उनकी पोर्टेबिलिटी जीरो थी, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर थे, डिस्क थी, जिनको मूव नहीं किया जा सकता था, और एज अ रिजल्ट इसीलिए वो मनी के तौर पर सरवाइव नहीं कर सके। पैसा जाहिर बात है कि आपने कहीं जाके खर्च करना है तो उसका पोर्टेबल होना बहुत जरूरी है, फिर डिविजिबल होना जरूरी है। 5,000 का नोट आप एक पान की दुकान पे लेके खड़े हो जाए और बोले शाही सुपारी दे दो, तो जाहिर बात है कि वो आपको भगा देगा। वो 5,000 रुपए का नोट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि एक 5 रुपए की शाही सुपारी के लिए वो इतना चेंज आपको कहाँ से वापस करेगा। इसलिए जो चीज भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल हो रही है उसका डिविजिबल होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर बार्टर सिस्टम की बात करें हम, जहां हम एक गाय को इसलिए बास टाइम स्लॉटर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर उसको सब लोग लेने नहीं आए और सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी सिर्फ उसकी ली, लोगों ने बार्टर किया, तो बाकी गाय सड़ जाएगी और एज अ रिजल्ट जिसकी गाय है उसको नुकसान, राइट। तो उसके डिविजिबल ना होने की वजह से और फिर उसके ड्यूरेबल ना होने की वजह से एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो मनी शुड बी डिविजिबल। पाकिस्तान में आपकी करेंसी के कभी आपने गिना है कितनी डिनोमिनेशंस हैं? 10 डिनोमिनेशंस हैं डिविजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10 डिनोमिनेशन। ये किस लिए? डिविजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ताकि खुला मिल सके, चेंज मिल सके और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से हो सके। मनी शुड बी एक्सेप्टेबल, ऑब्वियसली इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। अगर मिस्टर बी तो मिस्टर ए से कोई पैसा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिस्टर सी मिस्टर बी से लेने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर बात है कि मिस्टर बी भी मिस्टर ए से नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मिस्टर बी को पता है कि जो पैसा मैं मिस्टर ए से ले रहा हूं और मुझे देना है मिस्टर सी को, तो जब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेरा मिस्टर ए से ये पैसा लेना नुकसानदेह। एज अ रिजल्ट मनी की अगर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो मनी की पार्शियल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसलिए मनी का जनरली एक्सेप्टेबल होना जरूरी है, और मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मनी के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंडेंट है। It should be scarce, it should be divisible, it should be portable, it should be durable, right? और भी बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो मनी के फीचर्स से रिलेटेड, लेकिन हम सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं जितनी ओ लेवल्स में हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल so that people are ready to accept money in their transfers and transactions. So these are the important characteristics of money. और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मनी शुड बी स्केर्स। बिटकॉइन के पॉपुलर होने की और इतना वैल्यूएबल एसेट होने की वजह ही ये है कि बिटकॉइन शॉर्ट रन में भी स्केर्स है और इन द लॉन्ग रन में भी वो तकरीबन स्केर्स ही रहेगी। फिर हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मनी पर, और यहां हम बात करते हैं कि भाई मनी करती क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है। और अगेन बहुत आसान है। मनी इज अ मीडियम एक्सचेंज, यानी कि पैसे को हम गुड्स एंड सर्विसेज को स्वैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बार्टर सिस्टम में लोग चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज किया करते थे, पैसा नहीं होता था, इसलिए बहुत सारी मुश्किलात हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी था, जिसका मतलब ये है कि जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास होना जरूरी है और जो चीज आपको चाहिए वो मेरे पास होना जरूरी है, अदरवाइज एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो सकेगा। लेकिन मनी ने आके ये मसला सॉल्व कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास, आप मुझे जो चाहिए वो आपके पास हो और आपको जो चाहिए वो मेरे पास हो। मैं आपसे कोई चीज खरीदूंगा और आपको पैसे दे दूंगा और उस पैसे से आप वो चीज ले लेंगे कहीं से जो आपको चाहिए।
इसलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत अब नहीं है। मनी इज अ प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। यहां पर एक बात मैंने और मेंशन कर दी कि जो पैसे करंट अकाउंट में रखे हुए होते हैं, जिसे हम साइड डिपॉजिट भी कहते हैं, वो उस अकाउंट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट को हम जब चाहे जैसे चाहे डेबिट कार्ड या चेकबुक के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मनी का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है और वो है मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स दैट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन बी स्टोर्ड or decision to buy can be delayed with the present form of money. This was not that possible in barter system because most of the things which were used in exchange were perishable. When money is in the savings account or time deposit account, it is performing the function of store of value. Store of value function को समझिए और उसके लिए वापस बार्टर सिस्टम में जाना पड़ेगा, जहां चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज करते थे। अगर मैं आपको तरबूज दे रहा हूं किसी चीज के बदले कि मुझे 1 किलो चावल दे दे, मैं आपको तरबूज दे रहा हूं उसके बदले, तो तरबूज आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप अगर तरबूज नहीं खाते तो आपको मालूम है कि 2-3 दिन में ये तरबूज खराब हो जाएगा और बाद में कि मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो इस तरबूज से मैं नहीं ले पाऊं। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर उस तरबूज के जरिए स्टोर नहीं हो सकती। आप अपना डिसीजन टू बाय डिले नहीं कर सकते, आपको फौरन ही तरबूज किसी और को दे के वो चीज लेनी होगी जो आपको चाहिए। ठीक है। एज अ रिजल्ट तरबूज इज नॉट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं और उसके बदले आपसे 1 किलो चावल ले रहा हूं, तो जो पैसा आपके पास है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर उस पैसे की फॉर्म में स्टोर्ड है फ्यूचर टाइम के लिए। इन एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेशन आप चाहे उस पैसे से 1 महीने बाद कुछ खरीदें, 20 दिन बाद कुछ खरीदें, 5 महीने बाद कुछ खरीदें, उसकी बाइंग पावर उन पैसों में स्टोर्ड है, वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन जीरो है या लो एंड स्टेबल है, तो आपके पैसों की परचेजिंग पावर उसमें मेंटेन्ड है, आप अपना डिसीजन टू बाय डिले कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट मनी इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। और जो सेविंग्स अकाउंट वगैरह में जो पैसे रखते हैं आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट में, एक्चुअली वो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। फिर हम आ जाते हैं मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ये एक आसान बात है। बार्टर सिस्टम में आप चीजें चीजों में लगाते थे, चीजों की प्राइसेस। जी एक गाय कितने की है? 50 चिकन की। जी एक क्या कहते हैं, एक गाय कितने की है? 10 बकरों की। ठीक है ना। लेकिन आजकल हम बात करते हैं कि जी एक गाय इतने पैसों की है, एक बकरा इतने पैसों का है। बार्टर सिस्टम में आपको चीजों की वैल्यू, चीजों की वर्थ चीजों में ही एक्सप्रेस करनी है। लेकिन जब पैसा आ गया तो अब आप चीजों की वर्थ, उनकी प्राइस पैसों में एक्सप्रेस करते हैं। और सारी बातें को उसको अंडरस्टैंड करना, परसीव करना आसान है। फिर मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट means that all businesses or domestic accounting is possible in terms of money. It is simple to understand that when money is a medium of exchange and is also the most appropriate measure of value, then accounting is only desirable and possible in terms of money. जारी बात है कि तमाम अकाउंटिंग प्रोसेस जीरो हो जाए अगर पैसा ना हो। कैसा पता चलेगा कि रेवेन्यू कितना आया, कैसे आप प्रॉफिट निकालेंगे? पैसा है तो अकाउंटिंग पॉसिबल है, पैसा नहीं है तो अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं। फिर ये अगेन एक बारीक कॉन्सेप्ट, मनी इज अ मींस ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है। पैसे के जरिए हम डिलेड पेमेंट कर सकते हैं। पैसे के बेसिस पर क्या कहते हैं, प्रॉमिस टू पे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 1 किलो चावल दे दें और मैं आपको 1 महीने बाद 12 ऑरेंजेस दूंगा, तो मेरा प्रॉमिस डाउटफुल है। मुझे नहीं पता कि वो ऑरेंजेस छोटी होंगी, बड़ी होंगी, पक्की होंगी, कच्ची होंगी, खट्टी होंगी, मीठी होंगी। I'm not sure that what type of oranges will you give me. That's why your promise to pay at a later date
may not be acceptable by me. लेकिन अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद आपको 1,000 रुपए दूंगा, तो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट 1,000 rupee. I'm very much clear about the buying power of that 1,000 rupee. That's why I may accept your promise to pay at a later date with money more as compared to when you are promising me something physical. तो पैसे की वजह से promise to pay ज्यादा acceptable हो गया, right? Credit sales हो रही होती हैं, banks loans दे रहे होते हैं, right? क्योंकि money is a means of deferred payment, right? पैसे के जरिए delayed payment possible है, promise to pay ज्यादा acceptable है पैसे की फॉर्म, ठीक है ना? तो ये हमारे 5 functions of money. उसके बाद हम एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं. Intrinsic value is the market value or the substance of the substance, paper or metal used as a content or material which money is made up of. Gold, when used as a medium exchange, was accepted purely because of its intrinsic value, having no face value without any government guarantee attached. Gold जो था उसके ऊपर ना कोई मोहर लगनी जरूरी थी, ना कोई गवर्नमेंट की बैकअप जरूरी था. गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है जो कि बाय वेट उसकी अपनी एक वर्थ है, उसका ना कोई फेस वैल्यू चाहिए, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैलिडिटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. तो इंट्रिंसिक कहते हैं उस चीज की मार्केट वर्थ को जिस चीज से पैसा बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कोई कॉपर की कॉइन है 5 रुपए की, तो 5 रुपए तो उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, फेस वैल्यू, लेकिन उसमें कॉपर कितने का लगा हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम कॉपर लगा हुआ है, तो 10 ग्राम कॉपर की मार्केट में क्या वर्थ है, कितने में बिकता है 10 ग्राम कॉपर, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू. 5,000 के नोट में जो पेपर लगा हुआ है, उस पेपर की क्या वर्थ है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू. यानी जिस चीज से भी पैसा बना हुआ है उस चीज की मार्केट वर्थ क्या है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. जबकि एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि उसकी फेस वैल्यू, गवर्नमेंट ने उसे क्या वैल्यू दी. 5,000 के नोट पर गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए लिखे हुआ है, इसलिए वो 5,000 का नोट है, राइट? उसके अलावा उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं. उसमें लिखा हुआ है कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गारंटी से इशू हुआ, राइट? इसलिए आप उसे 5,000 के नोट पर एक्स के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी अपनी वर्थ कुछ भी नहीं. ठीक है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उस 5,000 रुपए के नोट की कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं, क्योंकि पेपर तो वो शायद 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसकी कुछ है नहीं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू पे वो चल. ठीक है, जबकि गोल्ड अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर एक्सेप्ट होता और होता है. तो ये थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात की. फिर आ जाते हैं लीगल टेंडर, a statutory instrument to settle all liabilities. In simple terms, every currency of its own country is the official government issued currency, which no one can decline to accept until and unless there was some already written agreement to use a foreign currency. अगर आपके और मेरे दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं हुआ किसी फॉरेन करेंसी का, और मैं आपको पाकिस्तानी रुपया दे रहा हूं किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी लीगल टेंडर तमाम लाइबिलिटीज को टेंडर करने का इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तानी करेंसी है. तो किसी भी मुल्क की ऑफिशियल करेंसी को उसका लीगल टेंडर कहते हैं. डॉलर यहां पर करेंसी जरूर है, पाउंड यहां पर करेंसी जरूर है, लेकिन कानूनी करेंसी ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, तो दैट वाज लीगल टेंडर. तो ये था हमारा मनी का टॉपिक पार्ट 1. आई थिंक आपको इसमें बहुत सारी चीजें नई और इंटरेस्टिंग पता चली होंगी, और आई होप कि आप इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे, दोबारा सुनेंगे और एग्जाम के लिए तैयार करेंगे. रिवीजन इज द की टू सक्सेस. मनी के सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.